स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, खिलने की प्रतीक्षा। जैसे ही आदर्श ने नाम बताया, यह साफ तौर पर दिखा कि उन्हें इस घटना के बारे में पता था। आल्प्स इंस्टीट्यूट ने भी सुना था कि कैसे फिलिप ने स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी को धोखा दिया और न्यूयॉर्क में पकड़ा गया। आदर्श ने कहा, अगर आपको अभी भी कुछ या मुझ पर संदेह है तो आप स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी के लोगों से पूछ सकते हैं। आदर्श ने उन्हें यह नहीं बताया कि उसे यूशी से फिलिप की बेटी के बारे में पता चला। ये लोग पहले से ही उसके प्रति पक्षपाती थे। अगर वह फिर से शामिल होती तो उसे नहीं पता कि हेड मिस्टर स्पेरी, शेरिल, एडिथ और बाकी लोग फ्यूचर में उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। हमें तुम पर शक नहीं था, बस इतना ही, सीलन ने आह भरी। हाँ, उसका पिता देशद्रोही था और उसकी बेटी भी। वे वाकई पिता और बेटी थे, हेडमिस्टर स्पेरी ने ठंडे स्वर में कहा। वह स्पष्ट रूप से उनसे नफरत करती थी। उसने क्या किया? आदर्श ने पूछा। मैं यह कहूंगी, ब्रियंका ने कहा, जब उसने देखा कि सीलन और पेरी घटना के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। याद है जब हम पहाड़ पर थे तो मैंने तुमसे कहा था कि आल्प्स इंस्टीट्यूट की स्थापना एक निषिद्ध मैजिशियन ने की? हाँ, आदर्श ने सिर हिलाया। निषिद्ध मैजिशियन पार्थिन मंदिर से थे, एक बुजुर्ग जिसे पार्थिन मंदिर द्वारा सताया गया था। हम आपको उसका नाम नहीं बता सकते, लेकिन आपको केवल यह जानना होगा कि आल्प्स इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद से पार्थिन मंदिर हमारा दुश्मन रहा है। स्कूल की स्थापना के बाद से पार्थिन मंदिर ने अनगिनत बार हमारे साथ अन्याय किया। इसलिए आल्प्स इंस्टीट्यूट का एक अटल नियम है, आल्प्स इंस्टीट्यूट का कोई भी स्टूडेंट पार्थिन मंदिर के लोगों से कोई संपर्क नहीं रखेगा। उनके साथ जुड़ना तो दूर की बात है, ब्रियंका ने कहा। आदर्श हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अचानक उसे समझ आ गया कि घटना क्या थी। यूरिया मेरे बैच की ही थी। उसकी कल्टीवेशन मेरी तुलना में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसका फर्स्ट एलिमेंट मानसिक एलिमेंट था, जबकि उसका सेकंड एलिमेंट हीलिंग एलिमेंट था। वह पहले हेडमिस्ट्रेस पेरी की स्टूडेंट थी, जब तक कि वह मिस सीलन की स्टूडेंट नहीं बन गई। जब वह ट्रेनिंग के लिए स्कूल से दूर थी तो उसकी मुलाकात पार्थिन मंदिर की एक म्यूज से हुई। उसने म्यूज से बेहद कुछ सीखा और म्यूज उसे पार्थिन मंदिर का स्टूडेंट बनाने में दिलचस्पी रखती थी। मैजिक के मामले में यूरिया बेहद भावुक थी। उसे विरोध की परवाह नहीं थी, वह बस और अधिक सीखना चाहती थी और मैजिक की खोज करना चाहती थी। इस संबंध में हीलिंग एलिमेंट और साइकिंग एलिमेंट में पार्थिन मंदिर की विशेषता स्पष्ट रूप से बेजोड़ है। इसलिए पार्थिन मंदिर यूरिया के लिए सबसे आदर्श स्थान बन गया। तो आपने उसे मौत की सजा सुनाई? आदर्श ने दूसरों की ओर देखते हुए शांत भाव से पूछा। नहीं, हम किसी आदिम समाज के पागल नहीं है, हेडमिस्टर स्पेरी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें वह बेहद पसंद आई। मैजिक के प्रति उसके जुनून ने हमें इतना प्रभावित किया कि हम यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि अगर आल्प्स इंस्टीट्यूट का हर स्टूडेंट उसके जैसा हो जाए तो हम कुछ ही समय में पार्थिन मंदिर से आगे निकल जाएंगे, सीलन ने कहा। वह कैसे मर गई? आदर्श ने पूछा। एडिथ ने कहा, उसने खुद को मार डाला। ओह, जो व्यक्ति मैजिक के प्रति इतना जुनूनी है वह आखिरी व्यक्ति है जो अपना जीवन समाप्त कर लेगा। क्या आपने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया? आदर्श ने सीधे हेडमिस्टर स्पेरी से पूछा। हेडमिस्टर स्पेरी को गुस्सा आ गया। उन्होंने आदर्श की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आदर्श ने जवाब दिया, आपने मेरे साथ जो किया उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि यह संभव है। आदर्श, हेडमिस्टर स्पेरी उतनी बुरी नहीं है जितना तुम सोचते हो। यूरिया के साथ जो हुआ उसके बाद से वे स्टूडेंटों के साथ सख्त हो गई है ताकि स्टूडेंट कोई भी अतिवादी कदम ना उठा सके, सीलन ने कहा। आदर्श ने सीलन की ओर देखा और फिर पेरी की ओर। लड़की यूरिया उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। उनका रिएक्शन वह आसानी से अनुमान लगा सकता था कि वह कितनी महान प्रतिभा थी। हमने उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया, बस इतना ही। जब वह ट्रेनिंग से वापस आई तो मुझे बताया गया कि उसका इरादा पार्थिन मंदिर में शामिल होने का है। इसलिए मैंने उसे डांटा और उसे फेरून झरने की गुफा में इस पर विचार करने के लिए कहा,
हेडमिस्टर स्पेरी ने कहा। आदर्श ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आत्महत्या करने के लिए उकसाएगा। ट्रेनिंग से वापस आने के बाद वह पूरी तरह बदल गई। उसने मेरी बात सुनना बंद कर दिया और म्यूज से मिलने के लिए बिना परमिशन के स्कूल भी छोड़ दिया। उसने हमारी परमिशन के बिना पार्थिव मंदिर के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया और उनके प्रति वफादारी की शपथ ली। उस गद्दार ने हम सभी को धोखा दिया। हेडमिस्टर स्पेरी ने यह कहते हुए लगभग हवा में उछल पड़ी। वह लंबे समय से इस द्वेष को सह रही थी और आज भी उसे परेशान कर रहा था। वास्तव में मैंने उस समय हेडमिस्टर स्पेरी से बात की थी। अगर पार्थिव मंदिर उसे बेहतर माहौल दे सकता है तो हम उसे जाने देने पर विचार करेंगे और हमारे स्कूल में उसके रिकॉर्ड को गुप्त रूप से मिटा दिया जाएगा ताकि वह पार्थिव मंदिर में दूसरी पहचान के साथ शामिल हो सके, कम से कम आल्प्स इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट के रूप में नहीं तो। हालांकि वह फैरून झरने से बचने के लिए और आल्प्स इंस्टीट्यूट की मोहर लगी होने के बावजूद पार्थिव मंदिर चली गई। उसने हमें शर्मिंदा करने के लिए पार्थिव मंदिर में शामिल होने का अपना इरादा बेवजह घोषित कर दिया। यहां तक कि डीन, जो धर्मनिरपेक्ष मामलों में शायद ही कभी हस्तक्षेप करते हैं, इस वजह से गुस्सा हो गए, सीलन ने कहा। आदर्श ने सहमति जताते हुए कहा, यह सच है कि उसने जो किया वह सही नहीं था। वह सचमुच दुष्ट थी, मेरे जीवन का कलंक। हेडमिस्टर स्पेरी चिल्लाई। हमें समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रही थी। वो ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी। भले ही उसे मैजिक का शौक था, लेकिन वह सभी के प्रति दोस्ताना और सम्मानपूर्ण थी। सीलन ने ब्रेंका की ओर देखा। ब्रेंका ने सिर हिलाया। लंबे समय से ब्रेंका ने यूरिया की दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हुए अपनी कल्टीवेशन को जारी रखने की क्षमता की प्रशंसा की थी। वह स्पष्ट रूप से पार्थिव मंदिर की उन दुष्ट महिलाओं द्वारा गुमराह की गई थी। इसका और कोई क्या कारण हो सकता है? हेडमिस्टर स्पेरी ने कहा। आदर्श ने पूछा, तो क्या उसका फ्यूचर उज्जवल नहीं होगा? आखिर उसने आत्महत्या क्यों की? वह अंततः वापस आ गई। मुझे यकीन है कि म्यूज ने उसे धोखा दिया या आल्प्स इंस्टीट्यूट को दुनिया के सामने हंसी का पात्र बनाने के लिए उसका यूज किया। उसने जो कुछ भी किया उसके बाद भी उसने हमसे झूठ बोला कि वह कभी पार्थिव मंदिर में शामिल नहीं हुई। वह केवल म्यूज को यह बताने के लिए भागी कि उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार ना करने का फैसला किया। उसने आल्प्स इंस्टीट्यूट में रहने की योजना बनाई थी। यह कैसी बकवास है? हेडमिस्टर स्पेरी ने कहा। हेडमिस्टर स्पेरी पहले तो कुछ भी कहने से कतराती थी, लेकिन जब भी बोलती सब कुछ उगल देती। जाहिर है यह बात लंबे समय से उसे परेशान कर रही थी। सीला ने देखा कि हेडमिस्टर स्पेरी अपनी व्याख्या में थोड़ी भावुक हो रही थी। उन्होंने कहा, यूरिया ने हमें बताया कि वह कभी भी पार्थिव मंदिर में शामिल नहीं हुई। यह साबित करने के लिए उसने कभी भी आल्प्स इंस्टीट्यूट को अपमानित करने के लिए कुछ नहीं किया। उसने अपनी कलाई काट ली ताकि उसका खून रोया गार्डन की मिट्टी में समा जाए। रोया गार्डन क्या है? आदर्श ने पूछा। रोया गार्डन वह जगह थी जहां निषिद्ध मैजिशियन ने एक मानसिक मैजिक डाला था। अगर कोई अपनी आत्मा के साथ शपथ लेता है और अपना खून मिट्टी में टपकाता है, तो अगर वह व्यक्ति सच बोल रहा है तो बगीचे में रोया फूल खिलेंगे और उसकी आत्मा की मोहर आल्प्स की है, सीलन ने समझाया। सीलन बेहद देर तक चुप रही। आदर्श सोच रहा था और बीच में नहीं बोला। सीलन पहले तो शांत भाव से घटना के बारे में बता रही थी, लेकिन जैसे ही वो आगे की कहानी बताने लगी उसकी आंखों में आंसू भर गए और उसका दोस्ताना चेहरा दर्द से तमतमा उठा। बेहद देर तक उसके पास कोई शब्द नहीं थे। यूरिया हेडमिस्टर स्पेरी और सीलन के लिए बेटी की तरह थी। चाहे वे उसके साथ विश्वासघात करने पर भी क्रोधित क्यों ना हो, चाहे दूसरे लोग उससे कितनी भी नफरत क्यों ना करते हो, वे फिर भी इसे भूलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब वह घटना को याद करते तो वह क्रोध के बजाय दुख और दर्द से अभिभूत थे, और यही बात हेडमिस्टर स्पेरी के साथ भी थी। जब उसका खून मिट्टी पर गिरा तो रोया फूलों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। प्रियंका को पता था कि दोनों महिलाएं बोलना जारी रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने आदर्श से कहा, वह झूठ बोल रही थी। हर कोई उसे देख रहा था और हम सभी को लगा कि वह झूठ बोल रही है। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। उसका खून बगीचे में बहता रहा, लेकिन रोया के फूल नहीं खिले। वह बस वहीं खड़ी रही। जब ब्रेंका ने मैच
बात समाप्त की तो आदर्श को महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह कल्पना कर सकता था कि यूरिया नामक लड़की उस मिट्टी पर खड़ी है जो उसकी बेगुनाही साबित करने का एकमात्र तरीका है। और जैसे जैसे उसका खून बहता जाएगा उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव धीरे धीरे पीला पड़ता जाएगा। फूल अंत में नहीं खिले? आदर्श ने पूछा। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, आदर्श ने पूछा। क्या कोई ऐसा मौका है कि रोया फूल ने अपेक्षित रूप से काम करना बंद कर दिया हो? नहीं, यह एक निश्चित स्पेल है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा वह मर चुकी है, अब यह मायने नहीं रखता कि जवाब क्या था, प्रियंका ने कहा। यह सच है, आदर्श ने सिर हिलाया। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कहानी सुनने के बाद आदर्श की भी नाक में झुनझुनी होने लगी। उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जिन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा। हेडमिस्टर स्पेरी और सीलन उसकी मौत से बेहद परेशान थे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी स्टूडेंट ने स्कूल को धोखा दिया या नहीं। उनके चेहरों पर पश्चाताप साफ तौर पर बता रहा था कि अगर वे समय में वापस जा सकते तो वे लड़की को फूल खिलने का इंतजार करने से रोक सकते थे, बजाय इसके कि वे उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म होते देखते। वह व्यक्ति जो स्कूल से बेहद नफरत करता वह कोई और नहीं बल्कि यूरिया थी। लेकिन वह लड़की पहले ही मर चुकी थी। भले ही वह प्रतिशोधी आत्मा में बदल गई हो, लेकिन वह संभवतः उन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती जो हुई थी, जिसमें हेर कासा को पॉइजन देना और उसे कर्ज के तहत रखना शामिल था। तो इसका कासा की स्थिति से क्या संबंध है? एडिथ और शैरन ने अंततः पूछा। क्या अमेलिया की मौत से कोई भ्रमित नहीं है? ऐसा लगता है कि आपकी नजर में कासा का जीवन अमेलिया के जीवन से कहीं ज्यादा कीमती है, आदर्श ने आश्चर्य से व्यक्त किया। अमेलिया की मौत? प्रियंका ने उलझन में पूछा। बाकी लोग चौंक गए। जब उन्हें याद आया तो उन्हें तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऑफ मैजिक। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल निर्दयी कैसास। आदर्श ने कहा, आशा करते हैं कि अमेलिया का हत्यारा और कासा को पॉइजन देने वाला व्यक्ति एक ही व्यक्ति हो। इस तरह हमारे पास अभी भी इस मामले को सुलझाने का मौका होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम अभी भी नहीं जानते कि अपराधी कौन है? शेरिन ने गुस्से से कहा। अगर कासा को स्कूल में पॉइजन दिया गया तो अपराधी स्कूल से ही होना चाहिए, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। इसलिए और सबसे अधिक संभावना है कि वही अपराधी है जो अभी भी स्कूल में छिपा हुआ है। मुझे आपसे कुछ उधार लेना होगा। मैं इसके साथ अमेलिया की मौत के पीछे का कारण पता लगाने में सक्षम हो सकता हूँ, आदर्श ने कहा। आदर्श की बात पूरी होने से पहले ही अचानक बाहर एक बेहद बड़ा धमाका हुआ, जैसे कोई बेहद बड़ी इमारत अचानक ढह गई हो। मीटिंग रूम में किताबों की अलमारियां जमीन पर गिर गई, किताबें हर जगह बिखर गई। कमरे में लगे शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो स्कूल के मैदान के किनारे लगा एक घंटा घर ढह गया। उसका मलबा हवा में उड़ गया और फिर स्कूल में मौजूद नाजुक मूर्तियां, झाड़ियां और छोटे पुलों पर गिर गया। यह बेतुका है, हेडमिस्टर स्पेरी गुस्सा होगी। वह सबसे पहले कमरे से बाहर भागी। अन्य टीचर भी उनके पीछे चले गए। आदर्श यह देखने के लिए उनके पीछे गया कि क्या हो रहा है। फैरून स्कूल का घंटाघर नष्ट हो चुका था। यह फॉर्मेशन लंबे समय से मौजूद थी और यह कासा के कमरे के बेहद करीब थी। हेडमिस्टर स्पेरी को शुरू में लगा कि अपराधी ने फिर से अटैक किया। वह अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बना रही थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जिम्मेदार व्यक्ति ने वहां से जाने की जहमत नहीं उठाई। वह ढहने वाली फॉर्मेशन के सामने खड़ा था और नीचे देख रहा था कि स्टूडेंट घबराकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उस आदमी का काला और सफेद सूट हवा में लहरा रहा था। वह हेडमिस्टर स्पेरी को घूरा था। क्या तुम हो? हेडमिस्टर स्पेरी ने उस आदमी को तुरंत पहचान लिया। उसका चेहरा सदमे से भर गया। यह मैं हूं, हेडमिस्टर स्पेरी। मैं आपसे और भी निराश हो रहा हूं। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप हमारे कबीले के उत्तराधिकारी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगी, लेकिन आप ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अपने आर्ट्स इंस्टीट्यूट में बिना जाने कैसे घुसने दे सकती है? इस इमारत के भाग्यों को कासास की चेतावनी माने। बेहतर होगा कि आप उम्मीद करें कि युवा ड्यूक अंत में ठीक हो जाएगा, अन्यथा मैं न केवल इमारत को नष्ट कर दूंगा बल्कि मैं एक भी व्यक्ति को इमारत से जिंदा बाहर नहीं निकलने दूंगा। कसास के गुर्गे ने उन्हें धमकी दी। कसास का बुजुर्ग व्यक्ति बेहद ही ताकतवर था। जाहिर है कि वह कसास में एक आधिकारिक व्यक्ति था। वह खुद को हेडमिस्टर स्पेरी का सीनियर भी मानता था और उसके गुस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता था।
हम निश्चित रूप से आपको अपनी बात समझाएंगे, लेकिन एल्डर, क्या आपको थोड़े ज्यादा निर्दयी नहीं हो रहे? क्या आप थोड़े ज्यादा निर्दयी नहीं हो रहे? यह एक पवित्र विद्यालय है, यहाँ दयालुता का बदला बुराई से चुकाने की जगह नहीं है। हेडमिस्ट्रेस पेरी ने विरोध किया। तो क्या हुआ? युवा ड्यूक की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं पहले से ही खून खराबा शुरू ना करके दयालु बन रहा हूं, एल्डर पार्थ ने कहा। हम पहले से ही युवा ड्यूक पर लगे कर्ज से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकती हूँ कि आप हम पर और दबाव न डालें? हेडमिस्ट्रेस पेरी ने कहा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वाकई युवा ड्यूक की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही है? मैं आपको एक दिन का समय देता हूं। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं सौंपते तो मैं अपने तरीके से अपराधी को ढूंढ लूंगा। इससे पहले कि बेहद देर हो जाए, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, एल्डर पार्थ ने ठंडे स्वर में घोषणा की। अपनी बात पूरी करने के बाद एल्डर पार्थ मुड़ा और उड़ गया। पलक झपकते ही वह चला गया। सीलर और अन्य लोग युवा ड्यूक के कमरे की ओर दौड़े, लेकिन उन्हें पता चला कि कासास उसे पहले से ही अपने साथ ले जा चुका था। उन्हें नहीं पता था कि वे कहां चले गए। उसकी हालत अभी भी गंभीर है। अगर वे उससे ले जाते हैं तो, सीलर ने चिंतित होकर कहा। वे पवित्र न्यायालयों की ओर जा रहे हैं, ब्रैंका ने कहा। शायद उनके पास पॉइजन और कर्ज से बचने का कोई तरीका है, लेकिन शिक्षक असहाय महसूस कर रहे थे। कासा लंबे समय से यूरोप में सबसे मजबूत कबीला था और बेहद घमंडी और अहंकारी। अगर वे एक दिन के भीतर अपराधी को नहीं सौंपते तो बेहद सारे स्टूडेंट खतरे में पड़ जाते। कासा एक अपराधी को छोड़ने के बजाय 1000 निर्दोष लोगों को मारना पसंद करेंगे। छात्रों को निश्चित रूप से कष्ट उठाना था। अब हम क्या करें? मैंने सुना है कि एक प्रसिद्ध कबीले ने एक बार गलती से कासास के एक स्टूडेंट को मार डाला था। अंत में कासास ने कबीले के आधे लोगों को मार डाला। अंत में उन्हें अपने स्टूडेंट की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति तो मिल गया, लेकिन मारे गए लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा, शेरिल ने डर के मारे कहा। आदर्श ने एल्डर पाथ की ओर देखा। वह भी पूरी तरह से हैरान था। कासा कितने लापरवाह थे। उन्होंने वाइट कॉलेज टूर्नामेंट के प्रतिष्ठित के साथ ऐसा बिहेव करने की हिम्मत की, और हेर कासा की जान वास्तव में खतरे में नहीं थी। उन्होंने आल्प्स इंस्टीट्यूट के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया, यह देखते हुए कि आल्प्स इंस्टीट्यूट का यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक से अधिक प्रभाव था। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में ऐसा हुआ होता तो क्या वे पूरे स्कूल को तुरंत जमीन पर नहीं गिरा देते? वे हेर कासा को लेके हम सुराग के लिए उसकी तलाश करने की सोच रहे थे, लेकिन अब यह बेहद मुश्किल होने वाला है, सीलर ने कहा। एक दिन, हमारे पास केवल एक दिन है, यह पागलपन भरा है, ब्रैंका ने विरोध किया। हेडमिस्ट्रेस पेरी ने आदर्श की तरफ देखा। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आदर्श, मैं सबसे पहले अपने गलत कामों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि स्कूल में क्या चल रहा है, इसलिए कृपया अब हमारी हेल्प करें, क्योंकि हमारे मासूम स्टूडेंटों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। आदर्श को आश्चर्य हुआ कि बूढ़ी डायन उससे मदद की भीख मांगेगी। वो वास्तव में अपने स्टूडेंटों की परवाह करती थी। वह नहीं चाहती थी कि छात्र कासा के हिंसक रवैये को देखकर उनके हाथों में पड़े। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। क्या कासास वाकई इतने शक्तिशाली है? क्या वे मैजिक एसोसिएशन और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के नियमों को तोड़ सकते हैं? आदर्श ने उलझन में पूछा। अगर उनके पास कोई वैध कारण है तो वो वाकई नियमों और कानूनों की अनदेखी कर सकते हैं। आखिरकार उनके पास एक निषिद्ध मैजिशियन है। हेडमिस्ट्रेस पेरी ने गहरी सांस ली। निषिद्ध मैजिशियन का होना हर चीज से बढ़कर था। यही मुख्य कारण था कि कासास अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम थे। जब तक निषिद्ध मैजिशियन अभी भी आसपास था, दुनिया में कोई भी संभव तो उनके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता था। मैं समझ गया, आदर्श बड़बड़ाया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल 7वीं संध्या। तुमने कहा था कि तुम क्या चीज उधार लेना चाहते हो? प्रियंका ने उलझन में पूछा। उन्हें मौजूदा परिस्थितियों में जल्द से जल्द अपराधी को खोजने की जरूरत थी। चूंकि कासा को ले जाया गया था, इसलिए वे यह पता लगाने में असमर्थ थे कि वह स्कूल में किन लोगों के संपर्क में आया। न केवल उन्हें अपराधी की पहचान के बारे में कोई सुराग नहीं था, बल्कि उन्हें खोजने के लिए उनके पास केवल एक दिन था।
जैसा कि आदर्श ने उल्लेख किया, वे केवल यही आशा कर सकते थे कि दोनों घटनाओं के अपराधी एक ही व्यक्ति थे। आदर्श ने सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि वह सब रहस्यमय था। यूशी, मुझे इस बारे में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, उसने यूशी से कहा। यूशी ने सिर हिलाया। उसने धीरे से कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से यही कर रही हूँ। मुझे उम्मीद थी कि अमेलिया स्वर्ग से अपना काम पूरा होते हुए देख सकेगी। शाम ढलने लगी। आल्प्स इंस्टीट्यूट में बेचैनी का माहौल था। बेहद सारे स्टूडेंट भारी दबाव में एक साथ इकट्ठा हो गए, मानो वे कासास से आखिरी दम तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। वे कासास को सिखाते थे कि आल्प्स इंस्टीट्यूट के लोग असहाय लक्ष्य नहीं थे जिनका वे जब चाहे वध कर सकते थे। शाम काफी देर तक छाई रही। जब लोग अपने सूर्योदय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तब हवा में एक अनोखी खुशबू फैल रही थी। यह एक शानदार और अविस्मरणीय खुशबू थी जिससे आल्प्स इंस्टीट्यूट के लोग बेहद परिचित थे। किसी ने पूछा, क्या यह स्नो लेवेंडर्स की खुशबू नहीं है? हाँ, यह सही है। यह वसंत की 7वीं शाम है। पहली बार स्नो लेवेंडर खिलेगा। देखो बगीचे, पूल के आसपास और झरना, ये सब कितने प्यारे हैं और कितने सारे हैं। यह बेहद सुंदर है। मैंने तो यह भी नहीं देखा कि स्कूल के आसपास इतने सारे स्नो लेवेंडर्स लगाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। जल्दी से यहाँ आओ। क्या वहां ऊपर ज्यादा सुंदर है? लड़कियां अक्सर भावुक हो जाती थी और स्नो लेवेंडर के खिलने से विचलित हो जाती थी। यह टॉपिक स्टूडेंटों के बीच तेजी से फैल गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि स्नो लेवेंडर शाम के समय पेंटिंग की तरह सुंदर थे। आल्प्स इंस्टीट्यूट के कुछ महत्वहीन कोने, वे रास्ते जो अब यूज नहीं किए जाते थे, और इसकी प्राचीन फॉर्मेशन शुद्ध स्नो लेवेंडर फूलों से घिरी होने के बाद एक जादुई साम्राज्य की तरह लग रही थी। जैसे जैसे सूरज ढलने के कारण सूर्य की रोशनी का कोण बदलता गया, फूलों ने अलग अलग पवित्र रोशनी को प्रतिबिंबित किया, जिससे आल्प्स इंस्टीट्यूट एक बहुरूप दर्शक के अंदर की दुनिया में बदल गया। हर किसी के चेहरे पर अविश्वास भर गया जो पहले बेचैनी और डर की जगह ले रहा था। शाम ढलने को थी। फैरून स्कूल का स्वरूप मैजिक तरीके से बदल गया। इस चमत्कारी दृश्य ने छात्रों को पूरी तरह से चकित कर दिया। हेडमिस्ट्रेस पेरी, ब्रैंका, सीलन, जैसी, हेडी, शेरिल, लाइरेथ, प्रोफेसर विश्वास, प्रोफेसर नागेंद्र, आदर्श, यूशी और अन्य लोग एक ऊंचे टावर पर खड़े थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे बेहद प्रभावित हुए जब उन्होंने देखा कि स्नो लेवेंडर ने वास्तव में स्कूल के मैदान पर एक विशाल प्रतीक बनाया। जब वे उन्हें एक निश्चित ऊंचाई से देख रहे थे, यह आल्प्स इंस्टीट्यूट का प्रतीक था। स्कूल का प्रतीक चिन्ह 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें लंबे रास्ते, महत्वहीन उद्यान, कुछ इमारतों के पिछवाड़े, चर्च, ट्रेनिंग ग्राउंड्स और प्रार्थना वेदियां शामिल थी। वे लगभग हर दिन इन जगहों से गुजरते थे और भले ही उन्होंने स्नो लेवेंडर्स की लताओं को देखा हो, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वे मिलकर इतना शानदार नजारा पेश करेंगे। वे आल्प्स इंस्टीट्यूट की शांति और सुंदरता से अभिभूत थे, जबकि स्कूल अपने सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा था। अमेलिया, क्या तुम स्नो लेवेंडर्स लगा रही हो? मैं उन्हें हर जगह देखती रहती हूँ। हाँ, मैंने इस पर बेहद समय बिताया है। मेरे पास काम करने के लिए बेहद बस कुछ ही जगह बची है। सिस्टर हेडी, जब यह पूरा हो जाए तो आकर इसे जरूर देखें। हेडी को अचानक अमेलिया के साथ हुई आखिरी बातचीत याद आ गई। उसे अमेलिया की उत्साहित मुस्कान याद आ गई जो बड़ी उत्सुकता से भरी थी। हेडी को आखिरकार अपनी मुस्कान के पीछे का मतलब समझ में आ गया। लड़की के दिमाग में हमेशा से एक बड़ी साजिश थी। वह चाहती थी कि पूरा स्कूल एक खास दिन पर उसके सालों के शानदार काम को देखे। शाम का वह समय जब उन्हें ऐसा चमत्कारी नजारा देखने को मिला। इसके बजाय लड़की की हत्या कर दी गई। हेडी ही वह व्यक्ति थी जिसने उसका शव पाया था। उसने शुरू में सोचा कि लड़की की आंखों में डर के कारण खोखलापन था, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि लड़की को डर था कि दूसरे लोग कभी भी उसका काम पूरा होते नहीं देख पाएंगे। स्कूल के शानदार नजारे का आनंद लेते हुए हेडी बेकाबू होकर रोने लगी। उसकी मौत से ठीक पहले उसकी मुलाकात अमेलिया से हुई थी। वह उससे बात करने के लिए क्यों नहीं रुकी? शायद इससे उसकी हत्या होने से बच जाती। वह बेहद मासूम लेकिन प्रभावशाली लड़की थी। यह अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय।
कुछ टीचरों को भी ऐसी ही भावनाओं का अनुभव हो रहा था। आल्प्स इंस्टीट्यूट में एक ऐसी मामूली लड़की ने उन्हें इतना अविस्मरणीय नजारा दिया। आल्प्स इंस्टीट्यूट के लिए उसका इतना गहरा प्यार था, लेकिन अब वह हमेशा के लिए चली गई थी। हेडमिस्ट्रेस, क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगा? आदर्श ने पूछा। बिल्कुल नहीं, यह बेहद सुंदर है। अमेलिया की मैं बेहद आभारी हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे पता है कि मुझे कासास को कैसे संभालना चाहिए। हेडमिस्ट्रेस पेरी का दिल आखिरकार शांत हो गया था। नहीं, करीब से देखो, आदर्श ने कहा। चौकस सीलन को कुछ नजर आया। उसने पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वहां कुछ कमी है। आप सही कह रही है। ऐसा लगता है कि वहां कोई हिस्सा गायब है। यह हमारे स्कूल के प्रतीक का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या अमीलिया लापरवाही से इसे भूल गई, या वह इसे समय पर पूरा नहीं कर पाई? शेरिल ने आश्चर्य से कहा। हेडमिस्ट्रेस पेरी ने उस जगह की ओर देखा। उनका चेहरा थोड़ा बदल गया। मुझे विश्वास है कि आप सभी जानते हैं कि वह जगह कहाँ है ना? आदर्श ने कहा। रोया गार्डन? हेडमिस्ट्रेस पेरी ने धीरे से कहा। एडिथ ने कहा, यह जगह प्रतिबंधित है। अमीलिया अंदर नहीं जा सकी, इसलिए वह प्रतीक चिन्ह पूरा नहीं कर पाई। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। उसने यूशी की ओर देखा, क्योंकि उसे उससे जानकारी मिली थी। वह अमेलिया को किसी से भी बेहतर जानती थी। अगर उसने अमेलिया को अपना काम पूरा करने में मदद करने पर जोर नहीं दिया होता तो वे कभी भी यह पता नहीं लगा पाते कि अपराधी कौन था। आदर्श, तुम क्या कहना चाह रहे हो? इतना रहस्यमयी मत बनो, आहन ने अधीरता से कहा। मुझे जासूस आदर्श कहो, आदर्श ने अचानक कहा। जब किसी ने उसके बेकार मजाक पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसने कहा, अमेलिया एक जिद्दी लड़की है। वह वास्तव में रोया गार्डन के अंदर गई थी, भले ही वह क्षेत्र प्रतिबंधित हो, क्योंकि वह जानती थी कि वह प्रतीक के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों को भरने से चूक नहीं सकती। लेकिन यही कारण है कि उसकी हत्या कर दी गई। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, सच्चा स्वभाव। आदर्श ने अपनी बात पूरी नहीं की। उसने सभी से रोया गार्डन तक आने को कहा। समूह एकांत उद्यान में चला गया। जगह को सील कर दिया गया। ऊंची बाड़ के कुछ हिस्से जीर्ण शीर्ण हो गए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ठीक करने की जहमत नहीं उठाई। रोया गार्डन के बगल में एक छोटा सा जड़ी बूटी का टुकड़ा था, लेकिन यह दुर्भाग्य के बाद छोड़ दिया गया और खरपतवारों से ढका हुआ था। चलो अंदर चलते हैं, आदर्श ने कहा। आदर्श, बस हमें यही जवाब दो, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ब्रैंका ने सीलन और हेडमिस्ट्रेस पेरी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहा। ठीक है, यह ठीक रहेगा, आदर्श रोया गार्डन के चारों ओर बाढ़ के पास गया और मिट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या आप जानते हैं कि जब यूरिया का खून मिट्टी में फैल गया तो रोया फूल क्यों नहीं खिले? वह झूठ बोल रही थी, वह देशद्रोही थी, और इतना आसान था, एडिस ने कहा। आदर्श मुस्कुराया। उसने कुणाल की तरफ देखा। कुणाल ने आदर्श को घूर कर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदर्श जासूस की तरह व्यवहार करेगा। उस आदमी ने वाकई बेहद ज्यादा टीवी देखा था। यह एक संयोग था। आहन का पेट पहले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा था, इसलिए कुणाल, जो जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा जानता है, ने उसके लिए दवा मिलाने की कोशिश की। हालांकि दवा काम नहीं आई, भले ही वह बेहद ही बुनियादी थी, आदर्श ने कहा। आहन पूरी तरह से उलझन में था। उसका पेट कब से अजीब बिहेव कर रहा है। वह खुद को समझाने ही वाला था कि आदर्श ने उसे घूरते हुए एक धीमी आवाज में कहा, जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि उन्हें पता चले कि हम ब्रैंका को कामोदिवक दवा देने की कोशिश कर रहे थे? ओह, अब मुझे याद आ गया, आहन ने तुरंत आदर्श से सहमति जताई। कुणाल, क्या तुम बता सकते हो कि दवा काम क्यों नहीं करी थी? आदर्श ने कहा। कुणाल को आखिरकार समझ में आ गया कि आदर्श क्या करने वाला था। उसने रोया गार्डन के बगल में खाली पड़े जड़ी बूटियों के खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ यूपेटोरियम का डंठल तोड़ने आया था। मुझे समझ में नहीं आया कि दवा पहले क्यों विफल होगी, इसलिए मैं यहाँ वापस आया और कुछ अन्य जड़ी बूटियां तोड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। मैंने पाया कि यहाँ की जड़ी बूटियां या तो बेहद कम या बिल्कुल भी कारगर नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है, यह जगह तो पहले से ही वीरान है। अगर जड़ी बूटियां उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करी है तो यह सामान्य बात है। शायद यह खरपतवारों की वजह से है।
एडिस ने अधीरता से कहा, अगर तुम अभी भी नहीं समझ पा रही हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो या तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है या तुम कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। आदर्श ने एडिस को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। एडिस चौंक गई, वह तुरंत उलझन में पड़ गई। अन्य लोग, विशेषकर हेडमिस्ट्रेस पेरी और सीलन, कठोर चेहरे के साथ चुप रहे। आदर्श जो कहना चाह रहा था वह उनके लिए बेहद स्पष्ट था। जड़ी बूटी वाला पैच रोया गार्डन के सबसे नजदीकी प्लेस है, इसलिए वे दोनों एक ही मिट्टी साझा करते हैं। यह सच है कि निषिद्ध मैजिक कभी गलत नहीं होता, लेकिन पौधों से परिचित किसी इंसान ने गुप्त रूप से मिट्टी की फॉर्मेशन को बदल दिया था। इसलिए जब उस लड़की का खून, जो झूठ नहीं बोल रही थी, मिट्टी में फैल गया, तो यह वास्तव में रोया फूलों से नहीं जुड़ा। आदर्श ने कहा, क्या हमें अमेलिया के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए? तुम अतीत में जो हुआ उसे फिर से क्यों उठा रहे हो? शेरिल ने गुस्से से कहा। क्या तुम सुअर हो? आदर्श ने बड़बड़ाते हुए कहा। शेरिल बेहद गुस्सा थी। वह लगभग आदर्श से लड़ने ही वाली थी, लेकिन ब्रियंका ने तुरंत शेरिल को डांटा। जब आप उन्हें जोड़ते हैं तो चीजें वास्तव में बेहद सरल हो जाती है। अमेलिया हमेशा अपना काम पूरी तरह से पूरा करना चाहती थी, भले ही रोया गार्डन प्रतिबंधित है। फिर भी वह रात में यहाँ चुपके से आ जाती थी। हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि यहाँ की मिट्टी में कुछ गड़बड़ है। यूरिया को फंसाने वाला व्यक्ति अमेलिया को दूसरों को सच बताने की परमिशन कैसे दे सकता है? नतीजन अमेलिया को यूरिया जैसा ही हश्र झेलना पड़ा। आदर्श ने आगे कहा, सबसे पहले आदर्श ने यह मान लिया था कि जिस व्यक्ति ने पहाड़ पर छोटे जीवों को मारा था, उसे आल्प्स इंस्टीट्यूट से बेहद नफरत थी। लेकिन जब यूशी एक संदिग्ध बन गई तो किसी ने उल्लेख किया कि उसने दूसरों को डराने के लिए जानबूझकर छोटे जीवों को मार दिया था, ताकि वह बेहद अधिक ध्यान आकर्षित किए बिना अपने प्रतिद्वंदी अमेलिया से छुटकारा पा सके। कहावत सिर्फ आधी ही सही थी। आल्प्स की आत्माओं की निंदा करने के लिए छोटे जीवों को मारने का कृत्य वास्तव में एक कवर अप था। जब अमेलिया की मृत्यु हुई तो किसी को भी संदेह नहीं हुआ कि इसका रोया गार्डन से कोई लेना देना था। आदर्श जानता था कि वह एक अविश्वसनीय हंटर था। उसकी विचार प्रक्रिया चुटकी जितनी गहन नहीं थी और वह चालाक अपराधी द्वारा लगभग गुमराह हो गया था। हालांकि जब यूशी ने उसे अमेलिया के शानदार काम के बारे में बताया, जब कुणाल को पता चला कि कामोद्दीपक दवा काम क्यों नहीं कर रही थी, और जब अपराधी ने कासा को पॉइजन दिया और उसे एक कर्ज के तहत रखा, तो आदर्श को आखिरकार पता चल गया कि क्या चल रहा था। जब सीलन और हेडमिस्ट्रेस पेरी ने यूरिया की संलिप्तता वाली घटना के बारे में बताया तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। क्या यह सचमुच ऐसा ही है मिस प्रियंका? हेडमिस्ट्रेस पेरी ने मुड़कर प्रियंका की ओर देखा। प्रियंका हमेशा आदर्श के साथ रही, उसे आदर्श की खोजों के बारे में भी पता होना चाहिए था। प्रियंका ने सिर हिलाया और कहा, हमें हेडमिस्ट्रेस पेरी द्वारा मिट्टी के कुछ नमूने लाने का इंतजार करना होगा और प्लांट एलिमेंट वाले शिक्षकों से उनका विस्तृत विश्लेषण करने के लिए कहना होगा ताकि उत्तर मिल सके। हेडमिस्ट्रेस पेरी, मिस सीलन, यूरिया ने झूठ नहीं बोला, ना ही उसने हमें धोखा दिया। यह एक साजिश थी। बाकी लोग हेडमिस्ट्रेस पेरी और सीलन की भारी सांसें सुन सकते थे। उन्होंने जिन शीर्ण बाढ़ के पार रोया गार्डन को देखा और किसी तरह मिट्टी पर दृढ़ निश्चय लेकिन पीला चेहरे लिए खड़ी एक लड़की की धुंधली रूपरेखा देख पाए। हेडमिस्ट्रेस पेरी और सीलन को ऐसा लग रहा था जैसे सच्चाई जानने के बाद उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। उन्होंने हमेशा सोचा था कि यूरिया अब तक की सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट थी जिसे उन्होंने पढ़ाया था। मैजिक के प्रति उसका जुनून, उनकी शिक्षाओं में खामियों के बारे में बहस करते समय उसका गंभीर रवैया, वे इसे कल की तरह याद कर सकते थे। तो यह किसने किया? हेडमिस्ट्रेस पेरी ने लंबी चुप्पी के बाद निराश स्वर में पूछा। उसने, आदर्श ने उनमें से किसी की ओर इशारा किया। समूह आश्चर्यचकित था। उन्होंने अपना ध्यान शेरिल की ओर लगाया। शेरिल को बेहद झटका लगा। उसने गुस्से में कहा, बस करो तुम्हारे बेबुनियादी आरोप। मैंने कभी भी यूरिया या अमेलिया को चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। क्या मैंने कहा कि यह तुम थी? बेवकूफ, एक तरफ हटो, मैं तुम्हारे पीछे वाले इंसान की ओर इशारा कर रहा था, आदर्श ने कहा। शेरिल गुस्से में थी और हैरान थी। वो अपने आप घूम गई।
जब उसने अपने पीछे खड़े व्यक्ति को देखा तो उसका चेहरा तुरंत अविश्वास से भर गया। एडिथ? हेडमिस्टर स्पेरी शैरिल से भी ज्यादा हैरान थी। उन्होंने अपना सिर हिलाया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एडिथ ही अपराधी है। एडिथ भाव शून्य होकर एक निर्जीव बर्फ की मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। आदर्श ने एडिथ से कहा, मुझे याद है कि कैसे तुमने पहाड़ पर भुना हुआ खरगोश खाने के लिए हमारी शिकायत की थी। एडिथ फुसफुसाई। हम भी हैरान थे। हम तीनों चुपके से स्कूल से निकलकर रात में पहाड़ पर चले गए। वहां कोई नहीं था, फिर भी तुम और शैरिल को कैसे पता चला कि हम जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे? मुझे कुछ दिन पहले ही सच्चाई पता चली। तुम पहाड़ पर थी, अपने शानदार काम की तैयारी कर रही थी। तुम सही समय पर उन्हें मारने से पहले छोटे जीवों को बेरहमी से फंसा रही थी। तुमने हमें भगाने के लिए गश्ती दल को सूचना दी क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि हम तुम्हारी योजना को बर्बाद कर दें, आदर्श ने कहा। एडिथ चुप रही। उसकी आंखों का रंग बदल गया। ओह, यही कारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि खरगोश का पैर जम गया था जिससे हम उसे इतनी आसानी से पकड़ पाए। कोई उन पर मैजिक का यूज कर रहा था, आहन ने समर्थन किया। शैरिल हमेशा से ही हम पर अत्याचार करती रही है। मुझे लगा कि तुम दोनों ने जानबूझकर हमारी शिकायत करके परेशानी खड़ी कर रही हो। दूसरे दिन मिस ब्रैंको और मैं पहाड़ पर गए और तुम्हारा काम देखा, जबकि तुम हमसे बचते हुए स्कूल वापस चली गई ताकि हमें यह सोचने पर मजबूर कर सके कि कोई शक्तिशाली मैजिशियन बदला लेने आया है, आदर्श ने कहा। जो भी आप कहे, एडिथ ने जवाब में बड़बड़ाया। शैरिल, तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने हमारी रिपोर्ट की है ना? लेकिन एडिथ ने ही तुम्हें बताया था कि हम पहाड़ पर क्या कर रहे थे, है ना? आदर्श ने उससे पूछा। शैरिल दंग रह गई। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया। उसने एडिथ से पूछा, एडिथ, क्या तुम सच में पहाड़ पर थी? एडिथ, तुमने ऐसा क्यों किया? यूरी और अमेलिया ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि तुम्हें उनके साथ ऐसा भयानक काम करना पड़ा? हेडमिस्टर स्पेरी ने एडिथ की तरफ देखा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एडिथ उनकी स्टूडेंट थी। हेडमिस्टर स्पेरी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी ही स्टूडेंट अपराधी थी। टीचर, क्या आप सचमुच उसकी बात पर विश्वास करती है? उसके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है, एडिथ ने आश्चर्य से कहा। प्रूफ? आदर्श मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। उसने रोया गार्डन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम वहां अंदर कदम रखने की हिम्मत कर सकती हो और उस मिट्टी की कसम खा सकती हो जो यूरिया और अमेलिया के खून से सनी हुई है कि तुम्हारा उनकी मौत से कोई लेना देना नहीं है? क्यों नहीं? एडिथ ने कहा। एडिथ, बस हो गया। आदर्श ने हेडमिस्टर स्पेरी से खून का पता लगाने वाली जादुई कलाकृति उधार ली थी। तुमने मिट्टी को हटाने का जोखिम उठाया ताकि दूसरों को पता न चले कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तुमने मिट्टी को अपने पिछवाड़े में ले जाया। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बगीचा और तुम्हारे पौधे जो यूरिया के खून से सने थे, जब कलाकृति की रोशनी उन पर पड़ी तो डूबते सूरज की तरह लाल हो गए? क्या तुम्हें अपने कमरे में सोते समय पश्चाताप और डर का हल्का सा भी एहसास नहीं होता? प्रियंका ने कहा। ये वर्ड्स जड़ी बूटी के खेत के चारों ओर गूंज रहे थे और एडिथ के मन में भी। वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहती है। अभी भी उसने तुम पर किस तरह का मैच किया है? सभी को उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करना पड़ता है? मैंने तुम्हारे नियमों और निर्देशों का पालन किया है। मैंने कभी तुम्हारा विरोध करने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ आंख नहीं उठाई। जब वह तुम्हें चुनौती देती रही और यहाँ तक कि आर्ट्स इंस्टीट्यूट की गरिमा को बर्बाद करने की धमकी भी देती रही, तो तुम उसे कैसे माफ कर पाई? एडिथ ने अपनी नजर उठाई और हेडमिस्टर स्पेरी को घूरा। जब से उसने पार्थिन मंदिर में शामिल होने के बारे में सोचा था, तब से वह विश्वासघाती थी। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि आप उसे एक नई पहचान कैसे देंगी ताकि वह बिना किसी परेशानी के पार्थिन मंदिर में शामिल हो सके। आप उसे माफ कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। उसने आर्ट्स का अपमान किया, इसलिए उसे इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। ना ही वह आपके द्वारा लाड़ प्यार पाने के लायक है, एडिथ ने कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।